बच्चे अब वो मैंने जो एंड पे कह दिया, शुरू में उन्होंने यही कहा ब्लैक स्क्रीन आ रही है, हाँ कुछ जी, नहीं आ तो रहा। उसके बाद जो है बच्चे। बच्चे ने ज़ाहिर, मैंने अच्छा जो उनको कहा क्यों नहीं आपको आ रही, मुझे तो नहीं पता आप ऑनलाइन नहीं है। चलें अब कंटिन्यू करें। जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? लेक्चर हो रहा है, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? मुझे जैसिका मैसेज करें कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। बच्चों, मैं जितना लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैंने पूरी स्लाइड जो है आप लोगों को डिलीवर कर दी है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है तो ओके का मैसेज करें प्लीज़। स्टूडेंट्स ओके का मैसेज करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ओनली ब्लैक स्क्रीन। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ओनली ब्लैक स्क्रीन। जी, ओके। इट मीन्स कि आप लोगों का ओके का मैसेज आया, आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अब जिनका है ब्लैंक स्क्रीन, थैंक यू सो मच। तो बेटा मेरा लेक्चर यहाँ तक ये पूरा लेक्चर मेरा सुना है आप लोगों ने? ठीक है, आ गई है। यहाँ तक मेरा लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया है? इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो है डेवलपिंग फीटस जो है ये जो है मदर के एब्डोमेन के अंदर होते हैं और ये इनको कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं अगर ये जो है मदर स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल ले रही है या अडिक्टिव ड्रग्स कुछ ले रही है या एक्सरे करवाए उसने। बच्चों, मेरा ये लेक्चर आप लोगों ने ले लिया, अभी पूरा लेक्चर मैंने डिलीवर किया, आप लोगों ने सुन लिया ये लेक्चर? रिपीट करूं कि नहीं इस लेक्चर को? कुछ नजर नहीं आ रहा। जी, लाइफ स्पैन कंसिडरेशन प्रिवेंटिंग फॉल। जी बच्चों, प्लीज रिपीट करूं उस लेक्चर को? जी बच्चों, आपकी तरफ से आ रहा है कि रिपीट कर दें, तो मैं रिपीट कर रही हूँ इस लेक्चर को। मैंने उस दिन भी ये लेक्चर दिया, अभी मैं 3 बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ आप लोगों की तरफ से। हाँ जी, ठीक है, रिपीट कर रही हूँ बेटा। 2-3 स्टूडेंट्स का यही मैसेज आया कि इसको रिपीट कर दें। ये था मेरा डेवलपिंग फीटस। डेवलपिंग फीटस जो बच्चा मदर के एब्डोमेन के अंदर है, अगर तो एक्सपोजर टू मैटरनल स्मोकिंग, अगर माँ जो है स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहलिज्म कर रही है, एडिक्टिव ड्रग कुछ ड्रग्स ले रही है या एक्सरे करवा रही है। बच्चों, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो ये पैदा होने वाला बच्चा जो है फीटस, वो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज के साथ आएगा। ठीक है, अब ओके। तो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी के साथ आएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मदर एक्सरे करवा लेती है तो बच्चा या तो फिर अबॉर्ट कर जाएगा या कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज के साथ वो पैदा होगा। न्यूबॉर्न इन्फेंट जो है, ये इन्फेंट 1 साल के बच्चे को कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये जो है स्लाइड मैंने 3 बार रिपीट कर दी हुई है। जो 1 ईयर का बच्चा है वो फॉल कर जाता है क्योंकि वो भागने की सफोकेशन इन क्रीब, इसको क्रीब मीन, ये क्रीब का आप क्वेश्चन करोगे कि जहां वो जिस क्रेडल में लेटा हुआ है, ठीक है, जिस मैट्रेस पे लेटा हुआ है वहां उसको सफोकेशन होगी। अब उसकी इन्वायरमेंट का ख्याल रखना होता है। फिर प्लेस इन दी प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि उल्टी पोजीशन, ठीक है, मुंह के बाल लेटने को। जब प्रोन पोजीशन में बच्चा होता है तो भी बच्चे को सफोकेशन होगी। फिर सफोकेशन व्हेन इंटरलैंगल्ड कॉर्ड, जब कॉर्ड में जो है एंगल उसका जो है चेंज कर लेता है। अब एंगल जो है कॉर्ड में, बच्चा कभी टांगे बाहर निकाल लेता है, कभी उल्टा होकर बाजू पूरा बाहर निकाल लेता है और या अपना एंगल चेंज कर देता
तब भी बच्चों को जाहिर है उसकी फिर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली नहीं होगा तो उसको सफोकेशन होगी। चोकिंग फ्रॉम एस्पायरेटेड मिल्क, और जब वो मिल्क लेगा तब भी उसको चोकिंग होगी। बर्न फ्रॉम हॉट, और जो है स्टूडेंट वरी हैं, मैम पॉज आ रहा है। ठीक है। फिर जो है टॉडलर, 3 इयर्स के बच्चे को टॉडलर बोलते हैं। जी मैडम, स्टूडेंट की तरफ से स्टिल मैसेज आ रहे हैं, पॉज जो हो रहा है और लेक्चर जो है उनको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, ये हाँ जी जी बिल्कुल ऑन था। तो मैडम उसके बाद जब आप देंगे तब से अभी कंटिन्यूसली यही मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट के। यस का एक दफ़ा आके तो फिर हो जाता है कि हमें नज़र नहीं आ रहा, पॉज आ रहा। चलिए ठीक है, मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके जी। उसके बाद एडोलेसेंट भी मैंने बता दिया कि ये मोटर बाइक चलाते हैं और जो है क्रैश कर जाते हैं क्योंकि ये फास्ट स्पीड में चलाते हैं। रिक्रिएशनल इंजरीज करवाते हैं, फायर आर्म, इनको गन शॉट करने की चीज़ें होती हैं, आदतें होती हैं। ये फायरिंग करना बहुत पसंद करते हैं, तो अपने आप को नुकसान करवाते हैं और अपने आप को भी अपनी शौक में नुकसान देते हैं और दूसरों को भी। सब्सटेंस अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ पे मैं बार बार यही बता रही हूँ कि इस टाइप के बच्चे जो होते हैं इनका इन्वायरमेंट जब सही नहीं मिलता तो तब ये जो है सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। ये इन्वायरमेंट उसको किसने देना होता है? घर की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके पेरेंट्स को इनका ख्याल रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, वो सब्सटेंस क्यों ले रहा है, या वहाँ तक उनको जाने ना दें। बच्चे को घर का माहौल अच्छा रखें, उसके साथ फ्रेंडली जो है उसको ट्रीट करें। अगर पढ़ने का भी क्या कहना तो प्यार से कहें। बाहर की एक्टिविटी से देखें कि फ्रेंड उसके किस टाइप के हैं और उसकी जो है कैटेगरी किस तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना है। कॉलेज के अंदर या जो उसके मोहल्ले के फ्रेंड्स वो किस टाइप के हैं। उन जो अगर इस टाइप के एब्यूज़ है कुछ, तो उनको उनको जो है अपने बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए। फिर ओल्डर एडल्ट, फॉलिंग बर्न, पॉज वीडिंग अभी आ रहा है। तो ओल्ड जो है ओल्ड एडल्ट, इन ओल्ड एडल्ट की मैंने आप लोगों को अपनी जो लास्ट स्लाइड थी इस वाली, इस लेक्चर में भी और उससे पहले जो है मैम इस तरह से आता जा रहा है। यहाँ से तो अब सारा कुछ ठीक है। ये मेरे कमेंट्स आते होते हैं आपके? हाँ जी, मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं ना, लेकिन स्टूडेंट के जो है वो इश्यूज अभी। स्टूडेंट्स आपको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। तो ओल्डर एडल्ट जो है वो बर्न भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो है उनको पता नहीं चलता, वो भी गर्म खाना खाते वक्त वो गर्म प्लेट या गर्म कोई चीज़ें अपने ऊपर रख लेते हैं या उनसे गर्म सालन ही गिर जाता है। क्योंकि ओल्डर एडल्ट है हमारे, इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो इनकी फाइलिंग की एग्जांपल मैंने आपको जो है बेड्स और जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिए कि इनसे सही इनका बैलेंस ओल्ड होने की वजह से नॉर्मल नहीं होता, कि ये नॉर्मल चल भी नहीं सकते। और एंड पेडिस्ट्रियन, अ पर्सन वॉकिंग रादर दैन ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल एंड ऑटोमोबाइल। कुछ ये जो हमारे ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, कोई गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, तो वहाँ इनको खड़े होने की, वहाँ से ट्रैवलिंग के दौरान चलने फिरने की आदत होती है, जिसकी वजह से ये फॉल कर जाते हैं या इनको ट्रॉमा या इंजरीज हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे मैंने आपको बताया कि हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। अब इन हैजर्ड्स को मैनेज कैसे करना है? लाइफ स्पैन कंसिडरेशन, प्रिवेंटिंग फॉल, कि इन हैजर्ड्स को हमने किस तरह से मैनेज करना है। अब जो है ओल्डर एडल्ट की बात हो रही थी। ओल्डर एडल्ट जो है असेस फॉर पोटेंशियल पर्सनल काजेस ऑफ फॉल।
अब ओल्डर एडल्ट का बताया था कि उनको इंजरी हो जाती है, वो फॉल कर जाते हैं, वो बर्न हो सकता है। सबसे पहले तो हमने अपने ओल्डर के लिए देखना कि हाइपोटेंशन, उनका ब्लड प्रेशर इतना कम तो नहीं है कि वो गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे ओल्डर एडल्ट होने की वजह से ये हाइपोटेंशन में जल्दी चले जाते हैं। या फिर दूसरी मेन इनकी रीज़न ये वीकनेस इनको ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नॉर्मल डाइट भी नहीं ले रहे होते, और ओल्ड होने की वजह से इनके टिश्यूज और मसल्स और गेट जो है वो भी नॉर्मली नहीं होती है। अनस्टेडी गेट होने की वजह से भी वो फॉल कर जाते हैं और ट्रामा या इंजरी करवा लेते हैं। और इन चीज़ों से अवॉइड करना, हमने अपने जो ओल्डर एडल्ट है उनकी इन चीज़ों को मैनेज करना। सबसे पहले देखना कि वो हाइपोटेंशन में तो नहीं, उनका गेट नॉर्मल है कि अनस्टेडी है। फिर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, मोर देन जो है 45-50 एज के लोगों में अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी हो जाता है, सच एज फॉर मेडिकेशन, क्योंकि अगर वो हाइपोटेंशन की या कोई दूसरी मेडिसिन भी ले रहे होते, मेडिसिन की वजह से भी मेंटल उनको प्रॉब्लम, अल्टर स्टेटस हो जाता है उनका। तो इस एज में उन पे कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा होता, उनके बच्चे अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, उनकी बेटियां मैरिड हो जाती हैं, अपने घरों में चली जाती हैं, या फिर उनकी जो है जो डॉटर इन लॉज है वो उनका ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस की तरफ जाके अल्टर्ड मेंटल स्टेटस उनका हो जाता है। तो ऐसे लोगों को खुश रखना चाहिए, ऐसे बड़ों को। पुअर विजन, डेफिनेटली बाकी जो ऑर्गन्स उनके वीकेंड है उनके साथ साथ उनको विजन का भी प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से उनको चलते फिरते जो ऑब्जेक्ट इधर उधर वो भी नजर नहीं आती, और वो टकरा के दूसरों के साथ, वो बेचारे चलते चलते बेड के साथ ही टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं, या वो वॉशरूम में जाते हैं तो स्लिपरी वॉशरूम होने की वजह से गिर जाते हैं, या अपने बेड से वॉशरूम तक जाते जाते, या अपना खाना किचन से लेने जाते जाते सो मैनी हैजर्ड्स उनके साथ हो सकती हैं, क्योंकि उनकी विजन को पुअर है और उनका जो है गेट वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। फुट पैथोलॉजी, सम टाइम उनके फुट का, जैसे ये गेट नॉर्मल नहीं है, फुट की पैथोलॉजी भी नॉर्मल नहीं है। बाकी बैलेंस अगर उनका नॉर्मल नजर आ रहा है तो फुट जो है, फीट की पैथोलॉजी नॉर्मल ना होने की वजह से भी उनका बैलेंस नॉर्मल नहीं होगा और वो गिर जाएंगे। कोग्नेटिव चेंजेस, जैसे मैंने बताया था कि मेंटल स्टेटस उनका नॉर्मल नहीं है, और कोग्नेटिवली जैसे यंगेस्ट जो है हर चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, चल लेते हैं, तो कोग्नेटिवली ये जो है उस तरीके से ना तो उनका मेंटल स्टेटस नॉर्मल होता है, और ना बाकी, जिसकी वजह से उनमें जो है प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। और ये जो बच्चे बड़े हैं हमारे, एक एक बात पे डांटते, एक एक बात पे जो है आर्ग्यू करते हैं, और एक एक बात पे नाराज होते हैं। एंड फियर, और उनको फियर होता है कि कोई मुझे डांट देगा, मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, मुझे नजर नहीं आएगा, इस टाइप के इनको फियर्स होते हैं। तो ये सारे जो है हमने जो अकॉर्डिंग टू एज जो है उनको प्रिवेंटिव मेजर देनी है, ताकि कोई जो है डिजास्टर या कोई हैजर्ड्स हो ही ना। इन दी होम में क्या हो सकता है, और कम्युनिटी सेटिंग, असेस फॉर पोटेंशियल इन्वायरमेंट काज ऑफ फॉल। पोटेंशियल इन्वायरमेंट होम में या कम्युनिटी सेटिंग में हमें जो है इन्वायरमेंट कैसे देखती है। अब जो है कम्युनिटी सेटिंग या होम में हमने ये देखना है कि कहीं कोई जो है टेररिस्ट लोग तो नहीं है। अब ये देखिए कम्युनिटी सेटिंग में, जैसे मैंने बताया था कि हमने अपने जो है बच्चों को अप्रोच से, ऐसे लोगों की अप्रोच से दूर रखना जो ड्रग एब्यूज़ है, जो बच्चों को गलत गाइड करते हैं, या 5 इयर्स के बच्चे जिनको लोग गलत गाइड करके एब्यूज़ की तरफ ले जाते हैं, और उनको जो है जैसे जैनब का वाकया मैंने बताया, इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। अकॉर्डिंग टू एज, अगर एडल्ट हैं तो अब्यूज़ की तरफ लेके जाएंगे, अगर 5 इयर्स का बच्चा है तो लोग उनको कम्युनिटी की तरफ जो है वो गलत जो है, जैसे जैनब का वाकया मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस तरह से लोग गलत नुकसान पहुंचाते हैं। या फिर जो है होम में जाएं तो हमारे बहुत सारे जो है परेशानियां हो सकती हैं, जैसे किचन में खाने के लिए बच्चे या बड़े जा रहे हैं तो वहाँ से वो बर्न भी हो सकते हैं, वहाँ से शार्प चीज़ है, वहाँ से शार्प चीज़ के साथ, शार्प ऑब्जेक्ट के साथ वो इंजर भी हो सकते हैं।
और कहीं से कोई चीज़ जो है उसके साथ टकराने की वजह से वो गिर भी सकते हैं। असेस फॉर पोटेंशियल इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिससे जो है फॉल हो सकता है, बर्न हो सकता है और इंजरी हो सकती है, कट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें एब्यूज़ हो सकती है और ये सारी चीज़ें हमें होम और इन जो है कम्युनिटी की तरफ से जो है देखना पड़ेगा। तो इनको हमने प्रिवेंटिव मेजर अकॉर्डिंग टू जो है हैजर्ड होने से पहले ही प्रिवेंटिव मेजर देनी है। अब लाइटिंग का इशू जो है, इन एडिकेट अमाउंट अगर लाइटिंग होगी, इन असेसिबल होगा एंड इन कन्वीनियंट स्विचेस होंगे। ये सारी चीज़ें अगर हमारी बात हो रही है होम में या कम्युनिटी में, कहीं भी अगर रात के वक्त बंदा बाहर निकलता है तो इन एडिकेट जो है अमाउंट ऑफ लाइट है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, रोड साइड अगर बंदा कोई चीज़ चला रहा है, मोटर बाइक या गाड़ी, उसकी लाइट खराब है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर स्ट्रीट लाइट खराब है तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर घर में लाइट नहीं जलाई हुई या वॉशरूम की लाइट नहीं चलाई होगी तो भी हैजर्ड्स हो सकते हैं। वॉशरूम में गिर सकता है, सेन में गिर सकता है, कोई चीज़ टकरा सकती है। ठीक है, इनअसेसिबल और इनकन्वीनियंट स्विचेस को जो है कन्वीनियंट पे होना चाहिए, पता हो कि हमने फ़ौरन यहाँ से स्विच जो है उसको चला लेना है। या अगर स्विच ख़राब हो गए तो स्विच बोर्ड्स को जो है वो नॉर्मली जो है ठीक करवाना टाइम पे। फ्लोर्स, इसी तरह मैंने जैसे बताया कि ओल्डर एडल्ट हमारे, उनको हैजर्ड कैसे हो सकते हैं और प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है। फिर दूसरा मैंने बताया कि होम में कैसे हैजर्ड हो सकते हैं और इनकी प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है। कम्युनिटी सेटिंग में मैंने बताया कि हैजर्ड्स कैसे हो सकते हैं, उनकी प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है। उसके बाद लाइटिंग का मैंने बताया कि लाइटिंग के सो मैनी इश्यूज हो सकते हैं हमारे जो है चिल्ड्रन के लिए, हमारे इन्फेंट्स के लिए, हमारे टोल्डर के लिए, हमारे ओल्ड के लिए, और इवन कि अगर कम्युनिटी सेटिंग में लाइटिंग का इश्यूज है तो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। जो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, वो कम्युनिटी में है, होम में है, वर्क प्लेस में है, तो उससे उनको हैजर्ड्स जो है वो जो है डिफरेंट किस्म के होंगे। इसलिए हमें स्विच बोर्ड जो है वो भी अपने नॉर्मली ठीक करवा के रखने चाहिए और लाइटिंग जो है वो नॉर्मली होनी चाहिए। फिर फ्लोर्स पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल जो है कॉर्ड्स, तो सम टाइम फ्लोर्स पे ये भी मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में भी इस तरह हो सकता है और बाहर में भी अगर हम रोड पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, वायर्स इधर उधर गिरी पड़ी होती हैं, जिससे हर एज के जो है हर एज पे नुकसान पहुंच सकता है, जिनको हम फौरन से जो है सॉर्ट आउट करवाना। अगर तो वो रोड पे है तो वो हमने जो है फापटा वालों को फौरन फ़ोन करना है और बताना कि वहाँ रोड पे जो है इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स बिखरी हुई हैं। अगर हमारे घरों में है तो हमने उसको फ़ौरन से इकट्ठा करना है, या यूपीएस किए या हमने फ़ैन ऑन किया या कुछ भी, तो वायर्स इधर से उधर जा, आजकल जो है यूज़ कर रहे हो आप लोग कंप्यूटर, तो घर में जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो उनकी इलेक्ट्रिक जो है वायर्स जो है कॉर्ड्स, वायर्स इधर उधर बिखरी पड़ी होती है, उनको अरेंज में रखना है ताकि कोई फ्लोर पे पड़ी हुई है तो वो उनके साथ कोई टकरा के गिर ना जाए। ठीक हो गया। लूज रग्स मीन के फ्लोर के ऊपर जो अगर कोई चीज़ बचाई हुई है, जैसे कोई चटाई बचाई हुई है, कोई कारपेट बचाया हुआ है, कोई सेंट्रल पीस बचाया हुआ है, कोई जायदमाज बचाया हुआ है, तो वो लूज है, उसकी जो फिक्सिंग है नॉर्मल नहीं की हुई, उसके किनारे उठे हुए, तो जब बच्चे या बड़े वहां से जाएंगे उसके साथ इम्बैलेंस होके उसमें पाँव फंस जाएगा और गिर सकते हैं और उनको इंजरी हो सकती है। क्लाटर मीन जो है कि अगर घर में बिखरी हुई चीज़ें हम इकट्ठी कर करके एक कॉर्नर में भर देते हैं या एक जगह पे उसका क्लस्टर, इट मीन्स के क्लटर मीन क्लस्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बहुत सारे घरों में देखा है तो वहाँ रख देते हैं, जब कोई चलता है तो उनके साथ जो है टकरा जाता है और गिर जाता है। ये हमारे फ्लोर की चीज़ें जो मैंने बताया कि अगर वायर की अरेंजमेंट नॉर्मल नहीं है तो भी फॉल के या इंजरी के चांसेस होंगे। लूज रग्स है तो भी इंजरी के चांसेस होंगे। अगर घर में चीज़ें जो है
क्लस्टर बना के रखा हुआ है, जो भी चीज उठाई, अखबार उठाई फेंक दी, कोई जो है वायर उठाई एक जगह फेंक दी, कपड़ों का गुच्छा उठाया एक जगह फेंक दिया, कोई वुड नजर आई एक जगह पे उठा के रख दी, तो वहां से भी हमें नुकसान पहुंच सकता है। वहां से भी उनके साथ भी कोई इन चीजों को ऐसी अरेंजमेंट में रखना है और फालतू चीजों को हमें डस्टबिन में फेंक देना। स्लिपरी सर्फेसिस, स्लिपरी सर्फेसिस, अगर कोई सरफेस फ्लोर पे जो है स्लिपरी है, या उसको वॉश सही किया हुआ नहीं है, या कोई गिरी हुई है, या वो वैसे फिसलन वाला फ्लोर है, तो उससे भी इंजरी हो सकती है। जैसे आजकल टाइल्स हैं, वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई हैं, उन टाइल्स को थोड़ी देर के लिए भी हम जो है जब भी वॉशरूम में जाते हैं तो एक वाइपर, छोटा वाइपर टॉयलेट पे रखा होता है, तो उसको फौरन जो है स्वीप करके आते हैं। अगर स्वीप नहीं करते तो कोई अंदर जाएगा, वॉशरूम की टाइल्स गिली हैं तो वो वहां से जो है स्लिप हो जाएगा और गिर जाएगा। इसी तरह अगर शेन में या रूम में कोई चीज गिर गई है या पानी गिर गया तो स्लिपरी हो गया, हमने उसको साफ इन टाइम नहीं किया, प्रिवेंटिव मेजर नहीं की उसकी, तो कोई भी वहां से स्लिप हो सकता है। स्टेयर्स, इसी तरह जो जैसे मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं, तो स्टेयर्स से जो है एब्सेंस और अनस्टेडी रेल्स, जो रेलिंग लगी होती है, रेलिंग स्टेयर्स की, तो वो अनस्टेडी या तो है या लगी नहीं है, तो जाहिर डेफिनेटली वहाँ से जो है ओल्डर एज और बच्चे दोनों गिर सकते हैं यहाँ से। वहाँ से तो यंगेस्ट भी सम टाइम गिर जाते हैं अगर रेलिंग नहीं लगी हुई। अनइवन स्टेप हाइट एंड सर्विसेज, या फिर स्टेयर्स के जो है हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर उनकी सर्विसेज नॉर्मल नहीं है, स्टेयर जो है वो ख़राब है, टूटी फूटी हैं, ठीक है, तो वो जो या उनके जो है हाइट ज़्यादा है, तो भी स्टेयर जो है स्टेयर से जो है नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इनको जो है जब भी घर की स्टेयर्स बनाते हैं या हॉस्पिटल की स्टेयर्स बनाते हैं, तो उसको जो है हाफ फीट से कम रखते हैं, उसको हाफ फीट से कम रखते हैं, 4 इंच तक स्टेयर्स रखते हैं, ताकि हर एज, जाहिर है हर एज के बच्चों बड़ों हर एज वालों ने स्टेयर्स को जो है चढ़ना है और उनकी रेंज तक हो। अगर आज कोई आप जैसा बच्चा जवान है, आप लोग कह रहे हो कि जी 1 फीट की भी हूँ, 1 फुट की भी हूँ, तो हम वहाँ से जंप करके चढ़ जाएंगे, लेकिन कल को बड़े भी होना, ओल्ड एज में भी जाना है, और बच्चे भी घर में 3, 4, 5 साल के होंगे जो हाइटेड जो है स्टेयर्स उनसे नहीं चढ़ सकते। इसलिए एक तो स्टेयर बनाते वक्त देखना चाहिए और कि उनके स्टेप जो है वो छोटे छोटे हों, दूसरी उन पे रेलिंग होनी ज़रूरी है, तीसरी चीज़ अगर स्टेयर पहले से बनी हुई है तो उनकी सर्विसेज नॉर्मल हों, ठीक है, टूटी फूटी ना हो, ताकि चढ़ते वक्त प्रॉब्लम ना हो। फर्नीचर, इसी तरह फर्नीचर का बताया हुआ है जी। फर्नीचर, अनस्टेडी बेस, लैक ऑफ आर्म रेस्ट। अब ऐसे फर्नीचर जिनके जैसे सोफे हो गए या चेयर है, तो आर्म लेस है, उनकी आर्म रेस्ट होती नहीं है, ठीक है, तो वहां से जब जैसे कोई स्टूल टाइप चीज है या सोफा ऐसा है, या सम टाइम हम जो है सोफा इस टाइप का बनाते हैं जिसके पीछे जो है टेक नहीं होती, तो साइडों पे भी नहीं होती, खूबसूरत बहुत दिखता है, तो उस पे बैठे बैठे बंदा अचानक गिर जाता है। कैबिनेट्स, टू हाई और टू लो। कैबिनेट्स, जिस तरह हमारे घरों में कैबिनेट बने हैं, हमारे वर्क प्लेस में बने हैं, हमारे ऑफिस में बने हैं, तो कैबिनेट अगर हमारी रेंज से ऊपर है तो भी हमें प्रॉब्लम देंगे, अगर हमारी रेंज से हाइट से नीचे है तो भी प्रॉब्लम देंगे। इनकी अरेंजमेंट घरों में ऑफिस में करते वक्त तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली जहाँ से अच्छे तरीके से हम चीज़ रख सकें, देख सकें और उठा सकें। चेयर्स विच व्हील्स, कुछ चेयर जो है व्हील के साथ होती हैं, उनकी जो है उससे भी बंदा गिर जाता है, उन व्हील्स को भी लॉक करना पड़ता है। अगर चेयर ऐसी है जिनके व्हील्स हैं, घरों में पड़ी हुई हैं, घर में जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो व्हील्स वाली चेयर यूज़ करते हैं, या वैसे व्हील चेयर घर में कोई यूज़ कर रहा है, जो ऑफिस में हम अपने व्हील चेयर यूज़ करते हैं, तो उसको भी लॉक करना ज़रूरी होता है। अगर उसको लॉक नहीं किया तो भी हम गिर सकते हैं। बाथरूम, इन अप्रोप्रिएट टॉयलेट हाइट
टॉयलेट की हाइट अगर इनअप्रोप्रिएट है, उसके स्टेप हैं या ज़्यादा स्टेप हैं या बड़े बड़े स्टेप हैं, स्लिपरी फ्लोर्स है और टब है, वहाँ पे वॉशरूम में टब है, टब के अंदर जाना मुश्किल होगा। अकॉर्डिंग टू एज, एब्सेंस ऑफ ग्रेप बार्स। ग्रेप बार्स का आप क्वेश्चन करेंगे। ग्रेप बार्स में पहले बताऊं कि कोई चीज़ पकड़ने के लिए, जैसे हैंडल है, वॉशरूम में जाना तो हैंडल से पकड़ के उठना या हैंडल से पकड़ के बैठना, या टब के अंदर जाना तो हैंडल सपोर्ट होती है लगी हुई, उसको पकड़ के जाना। अगर ये ग्रेप बार्स नहीं लगे हुए तो भी वॉशरूम में गिर सकता है, बैठते हुए या गिरते हुए, इनअप्रोप्रिएट टॉयलेट की वजह से भी, स्लिपरी फ्लोर की वजह से भी, या टब यूज करते हैं वॉशरूम में तो उसकी वजह से भी। इन दी होम, consider alternative to hospital or regular bed if client extremely prone to fall out of the bed। इसमें ये इन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमारे पास अगर हॉस्पिटल की सेटिंग से अल्टरनेटिव होती है, हॉस्पिटल की सेटिंग्स, अगर हमारे पास रेगुलर बेड इफ क्लाइंट, अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट है कि उसको प्रोन जो है पोजीशन में लटाना, तो हमें कुछ अल्टरनेटिवली उसके लिए करना है ताकि उसको हॉस्पिटल की तरफ का बेड, हॉस्पिटल बेड जो है उसकी तरह का हम इन्वायरमेंट दे सके। ठीक है, कोई अल्टरनेटिवली हमने करना उसे हॉस्पिटल से, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल वाला बेड तो नहीं होगा, बट हम उसका कुछ पिलो दे के, कुछ उसकी पोजीशन बना के अल्टरनेटिवली अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को देंगे जो घर में सफ़र कर रहा है। क्योंकि हमारे जो लॉन्ग केसेस होते हैं वो हर वक्त हॉस्पिटल में नहीं होते, उनको मैनेज करके घरों में भेज दिया जाता है, और घरों में हॉस्पिटल बेड हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो उसे अल्टरनेटिवली हमने बना के कुछ न कुछ उनको देना होता। प्लेस द मैट्रेस डायरेक्टली इनटू द फ्लोर। अब फ्लोर जो है डायरेक्टली जो है मैट्रेस जो है फ्लोर पे हम डाल के वहाँ भी लिटा सकते हैं उसको। ठीक है, अगर मैट्रेस जो है बेड के ऊपर ऊंचा है तो हम डायरेक्ट उसको अपने पेशेंट को या अपने जो भी घर में सफ़र कर रहा है उसको हम मैनेज करने के लिए डायरेक्टली जो है मैट्रेस को बेड से उठा के फ्लोर पे भी डाल के जो मैनेज कर सकते हैं। प्लेस बेडिंग ऑन फ्लोर नेक्स्ट टू बेड और बिटवीन क्लाइंट एंड साइड रेल्स। ये बताया हुआ कि प्लेस बेडिंग ऑन फ्लोर, फ्लोर के ऊपर हमने कोई ना कोई पैडल, जो बेड जो है जिसको स्टेयर भी कह सकते हैं, कि बेड के ऊपर चढ़ने के लिए कोई पैडलिंग देनी। ठीक है, जो स्टेप टाइप, ये कोई स्टेप टाइप बताया हुआ है कि अगर बेड पे चढ़ने के लिए बेड की हाइट ऊंची है, हमारा कोई बच्चा ऊपर नहीं चढ़ सकता, हमारा क्लाइंट ऊपर नहीं चढ़ सकता, कोई ओल्डर एडल्ट है, तो उसको फुट स्टेप बना के देने होते हैं ताकि वो बेड के ऊपर चढ़ सके। और दूसरी चीज़ साइड रेल्स, साइड रेल्स को मैनेज करना है अगर हॉस्पिटल में है तो भी। एक तो फुट स्टेप का ख्याल रखना है बेड के, कि बेड के ऊपर से इजीली चढ़ सके और उतर सके। दूसरी चीज़ जो है साइड रेल्स का ख्याल रखना। ये चीज़ें मैं आप लोगों को रोज़मर्रा जो है, हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में बेड से गिर जाते हैं, हमारे बच्चे जो है बेड से गिर जाते हैं, हमारे जो है ओल्डर एडल्ट बेड से गिर जाते हैं, इन सब को मैनेज करने के लिए नंबर 1 तो हमने फुट रखने के बेड से इजीली चढ़ सके और उतर सके। दूसरी, बेड के रेल्स होने चाहिए ताकि वो साइड ले और नीचे ना गिर सके। इस तरह हमने देखा अपने घरों में कई दफ़ा बड़े बड़े भी गिर जाते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि बेड के रेल्स नहीं ना होने की वजह से कोई बड़ा भी साइड ले तो नीचे गिर सकता है। इस तरह से जो इनको मैनेज करना होता है कि किस तरह से हमने उसके, अब ये हॉस्पिटल बेड तो है नहीं कि हम यहाँ पे रेल लगाएंगे, यहाँ पे हमने क्या करना, 1-2 पिलो रख देंगे या बड़े साइज का पिलो रख देंगे ताकि साइड लेने वाले को पता हो कि यहाँ सपोर्ट है, वहाँ इससे आगे मुझे नहीं जाना। जी बेटा, मैं आपको जितने भी हैजर्ड्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में, होम में है, अकॉर्डिंग टू एज बताती जा रही हूँ, और अकॉर्डिंग टू एज में उनको मैनेज भी करवाती जा रही हूँ कि उनको हमने किस तरह से मैनेज करना है। इसी तरह कम्युनिटी सेफ्टी के लिए हमें एडिकेट जो है स्ट्रीट लाइटिंग होनी चाहिए। कम्युनिटी, इसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि स्ट्रीट लाइट होना ज़रूरी है कि कम्युनिटी वाले जो भी बाहर निकले
तो जो है सफ़र ना करें, उनको अच्छे तरीके से रात के वक्त नज़र आए। सेफ वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट। अब इससे सो मैनी डिजीज़, जो सीवेज ट्रीटमेंट है इससे सो मैनी जो है सो मैनी जो है डिजीज़ हो सकती हैं। सेफ वाटर, एक तो सेफ वाटर, अब जैसे जो है जगह जगह पे जो है ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ से आप पानी ले सकते हो। आपको फ्री में वहाँ से जो गवर्नमेंट ने लगवा के दिए हुए जगह जगह पे वाटर के सेफ वाटर के टैंक, वहाँ से आप ले सकते हो। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि सीवेज ट्रीटमेंट जो है उसको कैसे करना है। जी, सीवेज ट्रीटमेंट, और जो हमारा सीवेज सिस्टम है उसको हमें जो है नॉर्मली रखना है। पानी को बॉयल करके रखना है। जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उस पानी का जो सीवेज सिस्टम है, ये दो टाइप का सीवेज सिस्टम है। एक तो पानी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें जो है नॉर्मल पानी पीना चाहिए। अगर हमें बाहर से फ़िल्टर का पानी गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रहा है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने घर का पानी जो है उसको जो है बॉयल करके पी सकते हैं। दूसरा, हमारा सीवेज सिस्टम जो हम पानी यूज़ कर रेगुलर ऑफ सैनिटेशन इन फूड बाइंग एंड हैंडलिंग ऑल कंट्रीब्यूट टू हेल्दी। जो भी हम पानी जिस पे हम यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें बॉयल कर रहे हैं, पका रहे हैं, वो हमारी जो है नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि रेगुलेशन ऑफ सैनिटेशन इन फूड बाइंग। जो हम फूड बाय कर रहे हैं या हम वेजिटेबल बाय कर रहे हैं, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें, उनका सैनिटेशन जो है वो नॉर्मली हो, वो साफ़ सुथरी हों, हेल्दी हों। एंड हैंडलिंग ऑल कंट्रीब्यूट टू हेल्दी। हैंडलिंग मीन जहाँ से हमने जो ख़रीदा है, जैसे आजकल तो ये बहुत सारे इश्यूज़ है कि हमें फूड फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से सेफ हैंडलिंग हमने ख़रीदा कि साफ़ सुथरी जगह से है, हमारे जो यूटेंसिल थे वो साफ़ सुथरे थे, और जो जिनमें हमने खाया है सर्व किया है वो साफ़ सुथरे थे। कंट्रीब्यूट टू हेल्दी, ये सारी चीज़ें जो है हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। हैज़र्ड फ्री कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी हैज़र्ड फ्री तब ही होगी जब हमारा सैनिटेशन सिस्टम, हमारा सीवेज सिस्टम, हमारे सेफ वाटर और जो है रेगुलर और सैनिटेशन फूड बाइंग हैंडलिंग कंट्रीब्यूट, जहाँ से हम बाय चीज़ें कर रहे हैं वो जो है सेफ हो। ठीक है, हमने किसी ऐसे लोगों से नहीं खरीदना जिसको कोरोना वायरस हो, हमने किसी ऐसे लोगों से नहीं चीज़ पकवानी, या ऐसे लोगों से नहीं खरीदनी जिनको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसका हमें, जैसे हेपेटाइटिस सी हो सकता है, ठीक है, सो मैनी डिजीज़, टीबी हो सकती है। इस तरह के लोगों से ना तो चीज़ हमने, अब बाहर मार्केट से हम चीज़ें बाय करके लेके आते हैं फूड, तो हमें नहीं पता कि कौन उसको जो है पका रहा है, कौन उसको सर्व कर रहा है, कौन कौन उसकी कटिंग कर रहा है। ये चीज़ें जो है ये इसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको सेफ तरीके से खरीद के लेके आए, साफ़ सुथरे लोगों से बाय करके लेके आए, और उसको अपने यूटेंसिल और अपने जो है हैंड वॉशिंग और अपने यूटेंसिल भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, ताकि हैज़र्ड फ्री कम्युनिटी हो सके। वो फूड जिसने एक ने खाया तो वो 10 बंदों को जो है आगे डिजीज करेगा। ठीक है, आगे है सेफ एंड सिक्योर कम्युनिटी फ्री ऑफ एक्सेस नॉइज, क्राइम, ट्रैफिक कंजेशन, डिलेपिडेटेड हाउसिंग और अनप्रोटेक्टिव क्रीक्स एंड लैंडफिलर्स। अब इसमें ये बताया हुआ कि सेफ एंड सिक्योर कम्युनिटी फ्री नॉइज। अब हमारे इर्द गिर्द नॉइस इतना है हम कि जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस होती है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं दे दूँ कि ईद के दिनों में हम लोग जा रहे थे, हम ईद के दिनों में घर में बैठ के हम ना थोड़ा सा बोर हो गए। हमने चाहा कि चले हम किसी मॉल्स पे जाते हैं, तो हम मॉल पे गए। मॉल कैसे बनाया हुआ है, हम तो उसको जो है कहाँ पे गए थे, स्केयर मॉल, ठीक है। और वहाँ पे लोगों का इतना क्राउड, इतना जो है नाइस, हम पैकेजेस मॉल में चले गए ईद के दिनों में, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, इंजॉय करने के लिए।
और पैकेजेस मॉल में कभी ईद के डेज में जाके देखना, वो उन्होंने जो मॉल बनाया हुआ है वो नॉइस फ्री नहीं है। वहां हमें हर बंदे की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे हमारे दिमाग में किसी ने कोई चीज चोट लगा दी है। ठीक है, तो इस तरह की अगर बिल्डिंग नॉइस फ्री बिल्डिंग नहीं बनाई होगी तो, या जैसे नॉइस इशारों पे हमारी गाड़ियों का नॉइस जो है इतना ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस होगी। ठीक है, हम नॉर्मली जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इसकी एग्जाम्पल जो मैंने अपनी पर्सनल बताई, वो पैकेजेस मॉल उन्होंने पता नहीं अरबों खरबों डॉलर लगा के बना तो लिया, बट वो नॉइस फ्री नहीं है। हमने ईद के दूसरे रोज जाके देखा, ऐसे लग रहा था पूरी दुनिया के लोग यहाँ आके शोर मचा रहे। हमें आपस में अपने घर वालों की पास बैठे बैठे आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। हम दोनों तरफ अपने इस तरह से हाथ रख के 15-20 मिनट के अंदर हमारा जो स्ट्रेस लेवल था, इस तरह लग रहा था कि 100 डिग्री तक पहुंच गया। हम वहां से वापस चले गए। इस तरह से जो है नॉइस फ्री जो है बिल्डिंग और नॉइस फ्री जो कम्युनिटी हमारी होनी चाहिए। दूसरा, क्राइम। अगर जो है सो मैनी क्राइम्स इन आवर इन्वायरमेंट, आवर कम्युनिटी, इस तरह के अगर क्राइम होंगे तो हमें अपने बच्चों को, हमें अपने बड़ों को और हमें एवरी एज के लोगों को इस क्राइम वाले लोगों से दूर रखना होगा, ताकि कम से कम हम तो बचे। और गवर्नमेंट का काम है कि इस तरह के क्राइम पेशा लोगों को जो है कंट्रोल में करे। ये भी गवर्नमेंट का काम है कि वो नॉइस फ्री बिल्डिंग जो है वो बनाए। ट्रैफिक कंजेशन, अब ट्रैफिक कंजेशन 2 मिनट के लिए इशारा 1 मिनट के लिए बंद होता है, तो ट्रैफिक की इतनी कंजेशन और इतना नाइस होता है कि अगर आपको 2, 4, 5 इशारों पे खड़ा होना हो जाए या ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो जाए तो क्या हाल होता है। जो आज तक अभी तो इंसानों से ये चीज मैनेज नहीं हो रही, इसकी जो है सामने हमारे जो लाइव जो एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने कायम कर दी है कि अभी हमें जो इन्वायरमेंट है वो ट्रैफिक में देखें कितना सुकून है, हमारी इन्वायरमेंट कितनी साफ है, ट्रैफिक कितनी साफ है, कोई वहाँ नाइस नहीं है, कोई वहाँ पे जो है स्मोक नहीं है। ठीक है, और कोई वहाँ पे जो है धुआं वगैरह नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो है डिलेपिडेटेड हाउसिंग मीन के जो खस्ता हाल जो हाउस होते हैं, जो गिरने वाली बिल्डिंग होती है। सम टाइम हम ये देखते हैं कि फलां बिल्डिंग गिर गई है तो इतने लोग नीचे आ गए हैं, फलां प्लाजा गिरा है तो इतने लोग नीचे आए हैं। तो वो क्या होता है, डिलेपिडेटेड हाउसिंग होते हैं, डिलेपिडेटेड बिल्डिंग्स होती हैं जिनको इन टाइम जो है रिपेयर नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे हाउसिंग या ऐसी बिल्डिंग जो डिलेपिडेटेड है, इनको रिपेयर करना बहुत जरूरी होता ताकि कोई हैजर्ड्स ना हो जाए। ये प्रिवेंटिव मेजर है। और अनप्रोटेक्टेड क्रीक्स एंड लैंडफिलर्स, अनप्रोटेक्टेड क्रीक्स जो टूटी फूटी रोड्स हैं, उस पे जो है क्रैक्स आए हुए हैं, तो उस पे हम गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। एंड रोड के अंदर लैंडफिलर्स, जगह जगह जो है पिट्स खड़े हैं, जगह जगह गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है। ये चीजें जो है हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं, जहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग जो है जिंदगी से भी हम हाथ धो बैठते हैं। ये चीजें जो है हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है। जो लोग पास रह रहे होते हैं, हमारी कम्युनिटी का भी उतना ही काम है, हर इंडिविजुअल का काम है कि अगर किसी के घर के सामने गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है तो ढक्कन लाके वो दे वहां पे, ताकि आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कहीं के से रोड टूटी हुई है, वहां पे पानी खड़ा हो रहा है, वहां पे गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो थोड़ा लगा के बजरी सीमेंट उसको रिपेयर किया जा सकता है। ये कम्युनिटी, इंडिविजुअल जिसके घर के आगे होगा, जिसके दुकान के आगे होगा, जिसके मोहल्ले में होगा, इस कम्युनिटी का भी उतना ही राइट है जितना गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट तो करने के लिए मुश्किल से करेगी, लेकिन हमारी कम्युनिटी और हर इंडिविजुअल का ये उतना ही राइट है जितना गवर्नमेंट का है।
अच्छा, इसमें भी कुछ टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स बताई हुई हैं। क्लाइंट बिहेवियर एक्सीडेंट, अब डिपेंड करता है बिहेवियर पे, हमारे बिहेवियर कैसे है। हम जाते जाते घर से बड़े खुश बाहर निकलते हैं, अपने घर वालों को गुड बाय कह के आते हैं, बड़े अच्छे मूड में होते हैं। रास्ते में कोई किसी के साथ जो है बाइक टकरा जाती है, किसी के साथ कोई बिहेवियर जो है शाउटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल में नहीं रखते, हम अपने बिहेवियर को पॉजिटिव नहीं रखते, हम में पेशेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, वहाँ फाइटिंग होगी, वहाँ पे वायलेंस होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो है वहाँ पे भी जान भी जा सकती है, वहाँ पे जो है गन शॉट भी हो सकता है, फायरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? हमारे बिहेवियर की वजह से। अगर हम अपने बिहेवियर को, हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हैं, हम में पेशेंस हैं, तो हम ये बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बंदे ने हमें नुकसान पहुंचा दिया तो अपने बिहेवियर की वजह से तो वो बच जाएगा। अगर उसने फायरिंग की है तो फायरिंग जिस पे की है उसकी ज़िंदगी या तो इंजर हो जाएगा या उसकी डेथ हो सकती है, और जिसने फायरिंग की है क्या वो बच जाएगा? वो भी कानून की गिरफ्त में होगा, सारी ज़िंदगी वो जेल में ज़िंदगी गुजारेगा। ठीक है, इसलिए हमें अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें पेशेंस होना चाहिए। और इसकी दूसरी एग्जांपल ये भी, अगर हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो टीचर आपको क्लास से निकाल देगा, टीचर आपको एग्जामिनेशन से निकाल देगा। अगर हम अपने वर्क प्लेस में हैं तो हमारी जॉब, हम अपनी जॉब से हाथ धो सकते हैं, हमारी जो प्रिंसिपल है हमें जो जॉब से निकाल सकती है। इसलिए हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना होगा। दूसरी चीज़ है थेरापेटिक प्रोसीजर एक्सीडेंट। स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी, थेरापेटिक इंजरी क्या है? थेरापेटिक इंजरी कोई प्रोसीजर करते वक्त अगर हम इंजरी करवा लेते हैं या इंजरी कर देते हैं। थेरापेटिक इंजरी क्या है? थेरापेटिक इंजरी वो इंजरी अगर हम किसी को जो है ट्रीट या मैनेज करते हुए किसी पेशेंट को, ये अकॉर्डिंग, हम तो पेशेंट की बात करेंगे क्योंकि हमने प्रोसीजर जो है पेशेंट पे करने हैं, ठीक है। इसी तरह कोई भी प्रोफेशनल अपना कोई भी प्रोसीजर करता है तो प्रोसीजर करते वक्त जो एक्सीडेंट होंगे दैट इज कॉल्ड थेरापेटिक प्रोसीजर इंजरी या एक्सीडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थेरापेटिक प्रोसीजर एक्सीडेंट्स जो हैं वो कौन से? फॉर एग्जांपल हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमारी जो रोजमर्रा की इंजेक्शन लगा रहे हैं, इससे जो है हम अपने आप को इंजर कर लेते हैं, नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, ठीक हो गया। अब दूसरा हम इंजेक्शन लगा रहे थे वेन में, तो हमने आर्टरी में लगा दिया, तो हमने आर्टरी को पंक्चर कर दिया, तो पेशेंट को ब्लीड कर गया। पेशेंट जो है उसके एक तो ब्लीडिंग हो जाएगी और फौरन से पेशेंट के जो है स्वेलिंग हो जाएगी, पेशेंट का जो है एरिया जो है ब्लूइश हो जाएगा, एकदम से वहाँ ओडिमा हो जाएगा। ये क्या किया हमने? थेरापेटिक इंजरी। और सम प्रोसीजर करते हुए, जैसे ऑपरेशन करना है, कुछ ऑपरेशन करते वक्त जो ऑपरेशन हमने किसी चीज़, फॉर एग्जांपल हम अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर और नर्स असिस्ट करवा रही है, तो उसमें क्या हम थेरापेटिक इंजरी कैसे करेंगे, थेरापेटिक एक्सीडेंट क्या करेंगे? जो हमने नाइफ से इंसिजन दिया था उस इंसिजन में कुछ ऐसी चीज़ें कट कर गई, कुछ मसल्स, कुछ लिगामेंट या कुछ जो है ब्लड वेसल्स हमने ऐसी काट दी जिनकी ज़रूरत नहीं होगी, दैट इज़ थेरापेटिक एक्सीडेंट्स। और इसी तरीके से हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं अपने प्रोफेशनलिज्म, इसकी मैंने 2 एग्जांपल दे दी कि अगर हम जो है जो इंजेक्शन लगाते वक्त जो इंजरी करते हैं दैट इज कॉल्ड थेरापेटिक एक्सीडेंट। और इसमें इंजेक्शन मैंने आप लोगों को जो है इंजेक्शन की, आईवी इंजेक्शन की एग्जांपल दी थी, और दूसरा इंजेक्शन हम जो है मस्कुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मसल्स में जो लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते वक्त हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उस प्रोसीजर में हम पेशेंट को पैरालाइज कर देते हैं, जिसमें पेशेंट की कुछ मसल्स में इंजेक्शन लगाते वक्त हम उसकी कुछ
जो है आर्टरीज और वेन्स को जो है डैमेज कर देते हैं, और वो डैमेज करना जो है पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है, पेशेंट के जो है थेरापेटिक एब्सिस भी बन सकता है, और जो है इसको हम क्या कहेंगे, थेरापेटिक एक्सीडेंट। कुछ अक्यूपमेंट एक्सीडेंट भी इसी तरीके के हैं। कोई अक्यूपमेंट जो हम यूज कर रहे थे उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। हमने नाइफ पकड़ा हुआ है, नाइफ पकड़ के चल रहे हैं, तो नाइफ जो आने वाला पास से गुजरा उसको नाइफ जो शार्प उसकी कॉर्नर था उसको लग गया। हमने सीजर पकड़ा हुआ है, सीजर हमसे नीचे गिरा तो हमारे अपने ही पाँव पे लग गया। तो ये मैं उन चीज़ों की बेटा आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो हम यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनली हमें जो है जिनसे हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट या हैवी किस्म के हैमर हमारे पास होता है। हैमर जो है अगर गिर जाता है, हमारे पाँव पे गिर जाए तो जाहिर है वो एक्सीडेंट ही होगा। दूसरे के पाँव पे गिर गया, नर्स असिस्टेंट कर रही है, आप असिस्ट करवा रहे हो, तो कोई इंस्ट्रूमेंट जो है आपने सही से पकड़ा नहीं है, डॉक्टर को लग जाता है, पेशेंट को लग जाता है, या नीचे गिरता है, डॉक्टर के पाँव पे लग जाता है, आपके पाँव पे लग जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एक्सीडेंट। अब मैंने इसमें टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स में आपको बिहेवियरल एक्सीडेंट बताए। बिहेवियरल एक्सीडेंट सो मैनी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं बिहेवियरल एक्सीडेंट की। थेरापेटिक प्रोसीजर एक्सीडेंट की मैंने 5 एग्जांपल्स आपको दे दी है। अक्यूपमेंट एक्सीडेंट की मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दे दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। यस मैम के मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू बच्चों। आगे बायोटेररिज्म। अब बायोटेररिज्म इस वक्त लाइव जो इन्फेक्शन चल रहा है कोरोना वायरस का, दैट इज बायोटेररिज्म। ठीक है, बायोटेररिज्म अटैक एज दी डेलिब्रेट मीन पर्पसफुल, जो हम किसी को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी पे अटैक करते हैं। रिलीज ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया और अदर जर्म्स यूज्ड टू कॉज इलनेस और डेथ ऑफ द पीपल्स। ये बायोटेररिज्म में डेलिब्रेटली हम जो है दूसरों को अटैक करते हैं दूसरों पे। किस लिए, किस चीज़ का, वायरसेस का, बैक्टीरिया का, या इस टाइप के कुछ और जर्म्स का। किस लिए, ताकि दूसरे लोग जो है वो उनको इलनेस हो और उनकी डेथ हो सके। अब इस बायोटेररिज्म को, ये आज की बात नहीं है, ये 100 ईयर्स अगो भी इसी तरह बायोटेररिज्म अमेरिका ने किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है डेथ रेट जिस तरह अब हो रहा है इससे ज़्यादा था। और तकरीबन आप 2 कह लें कि इसी तरह जो है प्लेग का जो है डिजास्टर आया था बायोटेररिज्म में। प्लेग जो है जो माउस से फैलती है, ठीक है, वो उस वक्त भी बहुत सबसे ज्यादा इंडिया में आया था। इंडिया में जो है लाखों लोगों को जो है डेथ हो गई थी उस वक्त। तो ये बायोटेररिज्म आज की बात नहीं, जो शुरू से ही इसके डिजास्टर चलते आ रहे हैं। इसको कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगराइज किया गया थी 3 जगहों पे इनको। ये डिपेंडिंग ऑन हाउ इजीली दे कैन बी स्प्रेड एंड दे severity of illness और death they cause। इसमें जो है वो बनाने वालों में इसको 3 कैटेगराइज कर दिया है 3 हिस्सों में, जिसमें जो है severity, illness और death rate क्या क्या होंगे। इसमें नंबर 1 जो कैटेगरी वो ए कैटेगरी है। ए कैटेगरी एजेंट हैव दी हाईएस्ट रिस्क। ये हाईएस्ट रिस्क होता है, इसमें कैन बी इजीली स्प्रेड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिस तरह से आजकल हो रहा है, फास्टली जो है वो स्प्रेड होता है वायरस। फिर क्या है, रिजल्ट इन हाई डेथ रेट एंड हैव टू पोटेंशियल फॉर मेजर पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, काज पब्लिक पैनिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शन। इसमें जो है ये नंबर 1 जो है वो ए कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है, जिन्होंने हमें हार्म पहुंचाना, जिन्होंने पब्लिक को हार्म पहुंचाना, जिन्होंने पब्लिक को डैमेज करना, जिन्होंने पब्लिक को इल और डेथ करना। इसमें जो कैटेगरी ए है उसमें इजीली ये जो है बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पर्सन टू पर्सन, और इसमें बहुत हाई रेशो में डेथ और इलनेस होती है।
फिर पोटेंशियली क्या होता है, दी मेजर पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, अगर कोई बच जाता है तो पोटेंशियली उनको पब्लिक हैजर्ड्स रहते हैं, उनके जो हेल्थ है उन पे जो है पोटेंशियली भी इम्पैक्ट पड़ते रहेंगे। कोरोना वायरस जैसे फैला है, ये ख़त्म भी हो गया तो इसका रिस्क जो है ख़त्म नहीं होगा। कोई एक आध भी जर्म्स पड़ा रह गया किसी में तो उसके पोटेंशियली हैजर्ड्स रहेंगे। फिर इसकी सबसे बड़ी काज जो है वो पैनिक होती है, जिस तरह से पैनिक फैलाया हुआ है अभी तक। जो अगर हम देखें तो 26 जो है अरब की हमारी जो है पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 5 या 6 हजार में हो जाए तो इसमें जो है पॉइंट जो है 1.1 या 0.2 की रेशो है ये हमारी, लेकिन इसमें पैनिक ज्यादा है। नेक्स्ट सेशन आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है, इसमें हाँ जी ठीक है। इसमें जो है ये पैनिक ज्यादा है, पैनिक लाया हुआ, पैनिक मीन लोगों को परेशान ज्यादा किया हुआ है, ठीक है। एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, सोशली डिस्टर्ब किया हुआ है, मार्केटें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, तो सोशली जो है पैनिक और डिस्ट्रप्शन है, परेशान है, हर बंदा डिस्टर्ब है। अभी बेटा आप लोगों ने जो है 10 मिनट की ब्रेक लेनी है बेटा, ओनली 10 मिनट की आप लोगों ने ब्रेक लेनी है। इस वक्त मेरे पास जो है वो टाइम हुआ है मैडम 10:15 हो गए। हाँ 10:15 हो गए, 10:30 बजे आप लोगों ने आना। आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है, ऑफलाइन नहीं होना, ठीक है। अपना लिंक दोबारा ओपन करें। ऑफलाइन नहीं होना क्योंकि आपको ऑनलाइन होने में फिर आप बहुत टाइम लगा देते हो। आप ऑनलाइन हो अपना वॉल्यूम जो है वो ऑफ कर लो, सिर्फ अपना जो है कैमरा ऑफ कर लो, बट आप लोगों ने ऑनलाइन रहना हो। 10 मिनट के बाद 10:30 बजे आप वापिस हो, चाय शाय पियो, बातें करो, फ्रेश हो और 10 मिनट के बाद वापिस हो। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं भी फिर पानी पी लूं, मैं कैमरा ऑफ कर दूं। कोई मीटिंग आप अपना कैमरा नहीं, अपना माइक ऑन करें, माइक ऑफ करें, अपना बंद करें, दोबारा से आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 घंटे।